बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पावर शिफ्ट हो चुका है। पावर शिफ्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बस सुपर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं। एक तरह से अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ओहदे के हिसाब से तो यहिया अफरीदी साहब हैं, लेकिन जिस तरह से कल आइनी बेंच बनने के बाद तमाम पावर शिफ्ट हुआ है, उससे अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि तमाम तर जो पावर है वो अमीनुद्दीन ख़ान साहब के पास चली गई है। अमीनुद्दीन ख़ान साहब हुकूमत के इतने फेवरेट क्यों हैं, इस बारे में कल भी हमने आपसे कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी कि अगर उनका एक मखसूस नशस्तों का फ़ैसला जो उन्होंने अक़लियती फ़ैसला था, उनका इख्तलाफी फ़ैसला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हुकूमत मखसूस नशस्तों के मामले पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है, सिर्फ़ इसी एक चीज़ को ही वजह बना ली जाए तो अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने यह साबित किया कि वो हुकूमत को बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं, या फिर आइनी मामलात में वो तमाम तर वो चीज़ें जो उनका एंगल है वो हुकूमत के एंगल के करीब तरीन समझा जाता है। दोनों में इंतहाई मुमासलत है, यानी कि ये समझा जाए कि अमीनुद्दीन ख़ान साहब जो फ़ैसला देंगे वो हुकूमत के हक़ में ही जा सकता है, तो गलत ना होगा। ये ऐसा महसूस हो रहा है पिछले तमाम तर मामलात में। अब आइनी बेंच तो बन गया है। आइनी बेंच के लिए जो नामज़द किए गए हैं लोग वो हैं 7। अब आइनी बेंच कितने मेंबर्स का होगा ये बनाना है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और मोहम्मद अली मज़हर जो आइनी बेंच में नामज़द सीनियर तरीन 3 जजेज़ हैं, वो आइनी बेंच के तमाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को भी तय करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक तो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई है जो सुप्रीम कोर्ट में देखती है, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और अब आइनी बेंच का सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान होंगे। लेकिन एक और भी कमेटी है जजेस की, अब 3 रुकनी, जो आइनी बेंच के सीनियर तरीन जजेस की कमेटी है, जो कि आइनी मामलात और आइनी बेंच के रूल्स रेगुलेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तमाम चीज़ें जो हैं वो तय करेंगे। अब इस आइनी बेंच के अंदर मौजूद हैं 7 लोग। सबसे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और उसके बाद हसन अज़हर रिजवी साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब। ये तमाम लोग जो हैं ये 7 के 7 मौजूद हैं आइनी बेंच के अंदर। सबसे अहम मामला इस वक्त जो है वो देखने वाला ये है कि अब इस आइनी बेंच के अंदर कौन कौन से केसेस हैं जो सबसे पहले लगेंगे और उनके असरात क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त जो केसेस हैं वो 26वीं आइनी तरमीम का केस है, और हैरानकुन बात यह भी है कि हुकूमत की 26वीं आइनी तरमीम लाने के बाद अब इसको अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा तो वो दरख्वास्त जो है वो भी इसी बेंच के सामने लगेगी जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद मारज़ वजूद में आने वाला आइनी बेंच है। तो इंसाफ की उम्मीद कितनी लगाई जानी चाहिए इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें कि 26वीं आइनी तरमीम की जो पैदावार है आइनी बेंच, वही 26वीं आइनी तरमीम के बारे में जो दरख्वास्त है वो सुनेगा, या उस 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो सुनेगा, और उसके ऊपर फिर आगे क्या अपडेट होगी ये तो आप अंदाज़ा ख़ुद ही लगा सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे 26वीं आइनी तरमीम कम से कम इस आइनी बेंच के होते हुए कलअदम होती हुई, ख़ारिज होती हुई, ख़त्म होती हुई, उड़ती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही। उसके बाद इसमें जो मौजूद 7 जजेज़ हैं उनकी उनका जो माइंड है वो किस तरह का है, वो कैसे कैसे फ़ैसले पहले दे चुके हैं, ये भी आपके सामने रखूँगा। उस चीज़ को समझ के फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद अगला केस जो सबसे अहम आता है वो है मखसूस नशस्तों का। मखसूस नशस्तों के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ही वाहिद जज थे और उनके साथ नईम अख्तर अफ़गान साहब, ये 2 जजेज़ ऐसे थे जिन्होंने फ़ैसला लिखा और हुकूमत को कहा कि आप अक्सरियती जजेज़ का जो फ़ैसला है वो मानने के पाबंद नहीं हैं। तो अब वही 2 लोग ख़ास तौर पर अब इस आइनी बेंच में भी मौजूद हैं, और उसके सरबराह ख़ास तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है। अब तो मखसूस नशस्तों के ख़िलाफ़ जो अपील है फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो अगर इस आइनी बेंच के अंदर सुनी जाती है तो उसका मुस्तक़बिल क्या होगा इसका भी अंदाज़ा लगाना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद इलेक्शन के मामलात हैं। इलेक्शन के मामलात पर 184(3) की दरख्वास्तें जो हैं धांधली के ख़िलाफ़, उसके बाद हुजूर वाला जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी उसकी भी एक दरख्वास्त अभी है शोएब शाहीन साहब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अलावा इलेक्शन की तहकीकात का मामला है, और ये जुडिशल कमीशन बनाने का मामला जो है वो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से। ये जो मामलात हैं इलेक्शन के रिलेटेड वो भी मौजूद हैं, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स
का जो फ़ैसला था उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि जिस तरह से माजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने दौर के अंदर ये हुक्म दिया था कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर बैठें और फिर डिसाइड करें, इस एक मामले को चैलेंज किया गया है कि ऐसा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था और वो इस किस्म के अहकामात नहीं दे सकती थी। ये मामला भी चैलेंज है। और अब आते हैं सबसे अहम केस जो लग सकता है मिलिट्री कोर्ट्स वाला आइनी बेंच के अंदर। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस अगर आइनी बेंच के अंदर लगता है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस इस वक्त भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के पास है, आइनी बेंच बनने से पहले भी, और उसके ऊपर उन्होंने हुक्म इम्तना दे रखा है जिसके मुताबिक अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85 लोग अभी भी जो हैं वो कैद में हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर के ऊपर अगर ये केस चला जाता है आइनी बेंच के अंदर जिसके सरा अमीनुद्दीन खान साहब हैं, तो इसका मुमकिना फ़ैसला या मुमकिना जो रिज़ल्ट है वो क्या निकल सकता है। तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जैसे अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, अगर उनको हम देखें, उसके बाद मोहम्मद अली मज़हर हैं, हसन अज़हर रिजवी हैं, नईम अख्तर अफ़गान हैं, जैसे आयशा हैं और मुसर्रत हिलाली। तो इसमें मुझे जो 2 लोग हैं वो वाज़े तौर पर इस वक्त नज़र आते हैं, या 3 कह लें, कि जैसे आयशा जो हैं उनको हमें एक तरह से इसमें हो सकता है आइनी बेंच में ना शामिल किया जाए। अगर मिलिट्री कोर्ट्स का केस आइनी बेंच में जाता है तो हो सकता है जैसे आयशा को उस केस में शामिल ना किया जाए या वो ख़ुद उससे अलग हो जाएं, क्योंकि इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला दे चुकी हैं। जो पहले मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार दिया गया था उसमें वो मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुकी हैं। तो इसलिए इन 7 में से अगर उनको एक निकाल दिया जाए तो पीछे बचते हैं 6 में जैसे अमीनुद्दीन, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिजवी साहब, जमाल खान मंदुखेल, नईम अख्तर अफ़गान। इनमें से अगर 6 का जो है वो लगाया जाए तो मुखालफत में जिनके जाने के इम्कानात हैं पहले वाले फ़ैसले और रिमार्क्स को देखते हुए, तो जैसे जमाल खान मंदुखेल मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो है वो मुखालफत में जा सकते हैं, और जैसे मुसर्रत हिलाली भी। मुसर्रत हिलाली साहिबा के बारे में मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि वो भी मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनके कुछ रिमार्क्स और उनकी कुछ चीज़ें ऐसी सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले देखी कि वो समझती हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। इन दो जजेस को छोड़ के बाकी 4 जो हैं वो मुझे लगता है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स का केस आइनी बेंच में जाता है तो जैसे समीन, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिजवी, नईम अख्तर अफ़गान, ये 4 लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं। तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स के केस का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है वो भी बखूबी आपको समझ आ गया होगा। अब हालिया होने वाली तरमीम जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की मदद, सहूलतकारी और वोट के बिना मुमकिन ना थी, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की कमज़ोर नाकाम सियासी पॉलिसी, मुजरिमाना खामोशी और कमज़ोर तरीन सियासी पॉलिसी के बिना भी मुमकिन न थी। अब ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई और उसके बाद अब होने वाली कानून साजी को अगर सामने रखें तो असल जो चीज़ मुझे इस तमाम मामले में लगती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो सर्विसेज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ़ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी यानी कि एक्सटेंशन है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम की गई या जजेस की जुडिशल कमीशन के मामले पर जो तरमीम की गई, ये सारी की सारी सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक पावर शिफ्ट नहीं होता। जैसे ही पावर शिफ्ट हुआ, जो कि पाकिस्तान में कुछ नई बात नहीं है, अमेरिका में इलेक्शन हो तो पावर शिफ्ट होता है, आर्मी चीफ तब्दील हो तो पावर शिफ्ट होता है, चीफ जस्टिस तब्दील हो तो पावर शिफ्ट होता है। सियासतदान जो हैं वो तो खैर कुछ चंद एक को छोड़कर हमेशा मेरे ख़्याल में वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी का बकरा ही बने हैं, और चंद एक ऐसे हैं जो हमेशा सहूलतकारी करते रहे हैं, और उनको भी हम उन्हीं जजेस, उन्हीं जनरल्स और उन्हीं मीडिया के मखसूस लोगों के साथ हम शामिल कर सकते हैं जो कि हमेशा से सहूलतकारी करते रहे। और यहाँ पर एक बात और काबिल ज़िक्र है, हमेशा भी जब मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगे हैं, चाहे वो डिक्लेयर्ड हों या अनडिक्लेयर्ड हों, वो खुफिया हों या सिविलियन हों या जिस भी किस्म में हो, जिसमें मार्शल लॉ मैं उसे कहता हूँ जिसमें तमाम तर पावर जो है आर्मी चीफ़ के पास होती है, वो जो एक फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा सिस्टम होता है, उसके तहत पूरी हुकूमत और मुल्क को चलाया जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ भी काम होता है तो जो ख़ास तौर पे 2 इदारे हैं वो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं डिक्टेटरशिप को। एक तो अदलिया, आपने देखा होगा मुशर्रफ के दौर में भी और उससे पहले भी कि अदलिया ने मुजरिमाना खामोशी रखी हमेशा से, और
उनको जो है वो लेजिटिमेट किया, हलाल करार दिया। PCO के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस को देख लें तो अदलिया ने सबसे पहले सहूलतकारी की और तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, और दूसरा मीडिया। तो मीडिया के भी बहुत सारे मैक्सिमम जो है हम कह सकते हैं, सियासतदानों में अगर मैं ये कहूँ कि बहुत कम सहूलतकार होते हैं, तो मीडिया में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सहूलतकार होते हैं, जो डिक्टेटरशिप को सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं और उसको फिर डिफेंड भी करते हैं बैठकर। तो ये बड़ा एक मामला है। लेकिन पावर शिफ्ट तो होता है, पावर शिफ्ट जब भी होता है बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है कि जब भी अनकरीब हो सकता है बहुत बड़ा एक पावर शिफ्ट हो, और जब ये पावर शिफ्ट होगा तो फिर ये आईनी तरमीम भी उड़ जाएगी। फिर जैसे समीनुद्दीन खान बैठे हो या कोई भी बैठा हो, वो तमाम तर के जो कानून साजियाँ हैं वो भी उड़ जाएंगी, और पुराना सिस्टम फिर वापस अनडू हो जाएगा, जिसके ऊपर कम से कम मुझे जो है ज़ाती तौर पे मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि ऐसा बहुत जल्द मुमकिनात में से नज़र आता है। तो जी वीलॉग के एंड पे एक जाते जाते मुझे एग्जांपल याद आ गई थी। एक शख्स के जो है वो औलाद नहीं थी पहली बीवी से, तो उसने दूसरी शादी कर ली। अब दोनों रहती है कि घर में थी, लेकिन उसको पहली बीवी से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसको दूसरी बीवी से नरीना औलाद की जो है वो भरपूर उम्मीद थी कि उससे उसको औलाद ज़रूर होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बज़ाहिर तो चीफ़ जस्टिस मौजूद हैं, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब सुपर चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बन चुके हैं, और हुकूमत को भी तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हैं। तो देखते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत की तमाम तर उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।